डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी क्वालिटी लर्निंग। आज हम एक वीडियो डिस्कशन करेंगे स्टेबिलिटी स्टडीज़ के बारे में कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में स्टेबिलिटी स्टडीज़ में हमने क्या करना होता है, इसके लिए क्या गाइडलाइंस है और हम इसको किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं। तो आइए जानते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो डिस्कशन में क्या क्या चीज़ें होंगी। पहला होगा सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेबिलिटी स्टडीज़, दूसरा होगा रेगुलेटरी गाइडलाइंस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जोन्स, कौन से जोन्स अवेलेबल है वर्ल्ड में, सिलेक्शन ऑफ बैचेस, फ्रीक्वेंसी ऑफ एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स और एक्सट्रापोलेशन ऑफ शेल्फ लाइफ। ये सारी चीज़ें हम इस पर्टिकुलर वीडियो डिस्कशन में बात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेबिलिटी स्टडीज़ की स्टेबिलिटी स्टडीज़ हम करते क्यों हैं। पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है। तो इसकी बुकिश डेफिनेशन जो है, टू प्रोवाइड द एविडेंस ऑन हाउ the quality of the drug substance on drug product varies with time under influence of a variety of environmental factors such as temperature, humidity and light, and enables recommended storage conditions, retest periods, shelf lives to be established. So ये बुकिश डेफिनेशन है। आपको समझने के लिए अगर आसान लफ्ज़ों में कहेंगे कि स्टेबिलिटी स्टडीज़ क्या है, तो स्टेबिलिटी स्टडीज़ वो स्टडी है जिसमें हम इवेलुएट करते हैं कि जो मेरा प्रोडक्ट है वो शेल्फ लाइफ तक के स्टेबल रहता है या नहीं रहता है, उसके सारे पैरामीटर्स इंटैक्ट रहते हैं कि नहीं रहते हैं, और एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा डिग्रेडेशन तो नहीं होता है, वो जो हमने स्पेसिफिकेशन बनाया है उसमें फेल तो नहीं होता है। तो ये पर्टिकुलर चीज़ें हम स्टेबिलिटी स्टडीज़ में जानते हैं। देन सबसे पहला काम इसमें क्या होता है, फॉर इवेल्युएशन ऑफ प्रोडक्ट इम्पैक्ट ऑन डिफरेंट स्टोरेज कंडीशन। जैसे अगर मैंने कोई भी प्रोडक्ट बनाया है तो मुझे इसको लो टेम्परेचर में स्टोर करना है, 30 डिग्री पे वो स्टेबल होगा, 25 डिग्री पे स्टेबल होगा, या एक्सलरेटेड कंडीशन पे उसकी क्या इवेल्युएशन होगा। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए हम स्टेबिलिटी स्टडीज़ करते हैं। और टू इंश्योर द प्रोडक्ट कंप्लाई विद द प्री डिटरमाइंड क्वालिटी पैरामीटर्स। और हम ये इंश्योर करने के लिए स्टेबिलिटी स्टडीज़ करते हैं कि यानी जो भी मेरा प्रोडक्ट बनाया है, मैंने बनाने के बाद में वो इनिशियली तो पास हो रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि यानी जो मैंने शेल्फ लाइफ अलॉट कर रखी है उसके शेल्फ लाइफ कंप्लीट होते तक के मेरा प्रोडक्ट जो है किसी पैरामीटर में फेल हो रहा है या किसी में कुछ दिक्कत आ रही है। तो ये पर्टिकुलर चीज़ को इंश्योर करने के लिए हम स्टेबिलिटी स्टडीज़ करते हैं। फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट के टाइम पे जब हम नया फॉर्मुलेशन डिज़ाइन करते हैं तो उसको इवेल्युएट करने के लिए भी हम एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडीज़ करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि मेरा फॉर्मुलेशन जो मैंने डिज़ाइन किया है वो आगे चल के शेल्फ लाइफ में स्टैंड करेगा या नहीं करेगा। और कई बार हम क्वालिटी इम्पैक्ट को असेस करने के लिए, टू असेस द क्वालिटी इम्पैक्ट ऑन द प्रोडक्ट ड्यू टू एनी सॉर्ट ऑफ डेविएशन इन मटेरियल प्रोसेस और इक्विपमेंट। कई बार जैसे हम चेंज कंट्रोल्स लेते हैं या प्लांट चेंज कंट्रोल्स लेते हैं, तो उसमें हम किसी चीज़ को इवेल्युएट करने के लिए, या कई बार जैसे कुछ डेविएशन अगर हमारा किसी प्रोसेस में हो जाता है या इक्विपमेंट में हो जाता है, तो उसको इवेल्युएट करने के लिए भी क्यूए रिकमेंड करता है कि आप इसको स्टेबिलिटी स्टडीज़ में इंक्यूबेट कीजिए और इसका इम्पैक्ट चेक करें कि जो भी डेविएशन हुआ है उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है। देन कोई भी चीज़ को करने के लिए जो गाइडेंस डॉक्यूमेंट होते हैं, तो इस पर्टिकुलर के लिए रेगुलेटरी गाइडेंस क्या क्या है, आइए वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला है WHO टेक्निकल रिपोर्ट सीरीज 953/2009। इसमें स्टेबिलिटी टेस्टिंग के लिए गाइडलाइंस दी हुई है। सेकंड है आशियान गाइडलाइंस ऑन स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग प्रोडक्ट्स, और उसके बाद में ICH की गाइडलाइंस दी हुई है। ICH की गाइडलाइंस जो है वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। ये बेसिकली सबसे पहले जो इम्प्लीमेंट होती है यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड स्टेट्स और जापान के लिए इम्प्लीमेंट होती है, और लेकिन इसको एक्सेप्ट सभी जगह पे किया जाता है। तो इसमें पहली गाइडलाइंस कौन सी है, इसमें सीरीज ऑफ गाइडलाइन है। Q1 सीरीज जो है वो पूरी स्टेबिलिटी स्टडीज़ के लिए है, जिसमें अलग अलग टॉपिक के ऊपर अलग अलग गाइडलाइंस है। तो आइए एक हम जानते हैं एक एक करके ICH में कौन सी गाइडलाइन दी हुई है। सबसे पहले है Q1A R2 स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ न्यू ड्रग सब्सटेंसेस एंड प्रोडक्ट। Q1B स्टेबिलिटी टेस्टिंग, फोटो स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ ए न्यू ड्रग सब्सटेंस एंड प्रोडक्ट। तो ये फोटो स्टेबिलिटी करने के लिए हमें जो भी इसमें गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होती है वो Q1B में लिखी हुई है। Q1C
स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ न्यू डोसेज फॉर्म, अगर मेरा कोई भी नया डोसेज फॉर्म बनता है तो उसमें क्या स्टेबिलिटी टेस्टिंग होनी चाहिए, वो Q1C में डिस्क्राइब्ड है। देन Q1D, Q1D इज फॉर ब्रैकेटिंग एंड मैट्रिक्सिंग डिजाइन ऑफ स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ न्यू ड्रग सब्सटेंस एंड प्रोडक्ट। तो ये बेसिकली अगर मेरे पास में अगर एक ही प्रोडक्ट के अगर डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेंथ है और फॉर्मुलेशन सेम है, जैसे कि 25 mg है, अभी 50 mg भी है, 75 mg भी है, तो 50 mg के जो स्ट्रेंथ है उस पर्टिकुलर स्ट्रेंथ में मैं कुछ जो स्टेशंस है या कुछ स्टडी में रिडक्शन कर सकता हूँ ब्रैकेटिंग के बेसिस पे, कि 25 और 75 का फुल स्केल पे स्टेबिलिटी करूँ और 50 mg का स्टेबिलिटी जो है वो कुछ कम करके मैं कर सकता हूँ। तो ये पर्टिकुलर कैसे कम कर सकता हूँ, उसका क्या क्राइटेरिया है, वो सारा Q1D में आपको डिस्क्राइब्ड है। Q1E, इवेल्यूएशन ऑफ स्टेबिलिटी डेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है जिसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आपको स्टेबिलिटी के जो रिजल्ट्स आते हैं उसको इंटरप्रेट कैसे करना है, क्योंकि अगर हमें स्टेबिलिटी स्टडी के रिजल्ट्स को अगर इंटरप्रेट करना नहीं आएगा तो जो भी मेरी स्टेबिलिटी स्टडीज़ है उसको करना, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा, उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा। तो मुझे ये पता होना ही चाहिए कि जो भी मेरे रिजल्ट्स आ रहे हैं मैं उसको किस तरह से इंटरप्रेट करूं। देन Q1F, स्टेबिलिटी डेटा पैकेज फॉर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन इन क्लाइमेटिक जोन 3 एंड जोन 4। तो ये स्टेबिलिटी गाइडलाइन है जोन 3 और जोन 4 के लिए। अभी इस पर्टिकुलर गाइडलाइन को ही WHO में रिप्रोड्यूस किया गया है, जिसमें जोन 4A और 4B के लिए भी अब स्टेबिलिटी करने का प्रोविज़न दिया हुआ है। जब हम जोन की बात करते हैं तो इस पूरे वर्ल्ड को 4 जोन्स में बांटा गया है, जिसमें टेम्परेचर और RH की कंडीशन के बेसिस पे इसको 4 जोन्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो 4 जोन्स में अगर आप देखेंगे, सबसे पहला जोन 1 है टेम्परेट जोन, जिसमें टेम्परेचर 21 डिग्री सेंटीग्रेड और 45% RH के आसपास होता है। जोन 2 जो है उसको सब ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं, जिसमें 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है और 60% RH विथ पॉसिबली हाई RH। तो ये जोन 2 की कंडीशन है। जोन 3 कंडीशन जो है वो हॉट एंड ड्राई रीजन्स में होती है। ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 35% RH, मीन्स हाई टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी। देन आता है जोन 4 जो हॉट एंड वेट, 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 70% RH। जो हमारा इंडिया है वो जोन 4A और 4B के अंदर वो आता है, जोन 4A एंड 4B में। 4A में क्या होता है, 4A में 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 65% RH। और जोन 4B के लिए क्या लिखा हुआ है, जोन 4B है 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 75% RH। तो जोन 4 का फर्दर सब डिवीजन हुआ है जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाया गया है। एंड ये सारे जो जोन्स बने हुए हैं, मीन काइनेटिक टेम्परेचर कैलकुलेट करके ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो मीन काइनेटिक टेम्परेचर निकाला है इनका, और इसके बेसिस पे इस पूरे वर्ल्ड का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है कि ये एरिया कौन से जोन में आएगा। यहाँ पे वर्ल्ड का मैप आप देख रहे हैं। वर्ल्ड के मैप में आपको दिख रहा होगा कि कुछ अलग अलग कलर से कुछ एरिया दिखाया हुआ है। तो इसमें जो ब्लू कलर से जो एरिया है वो जोन 1 का एरिया है, ग्रीन कलर जो है वो जोन 2 है, येलो कलर, डार्क येलो कलर जो है वो जोन 3 है, और रेड कलर जोन 4A एंड 4B है। तो आप देख रहे हैं कि जोन 1 एंड जोन 2 में मैक्सिमम एरिया कवर हो रहा है, और उससे फिर थोड़ा कम जो है वो जोन 4A और 4B में आ रहा है। जोन 3 में बहुत कम एरिया है। तो ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन था कि हमारा जो एरिया है कौन से जोन्स में आता है। देन अगर हमने स्टेबिलिटी स्टडीज़ करनी है तो बैचेस का सिलेक्शन हमने किस तरह से करना होगा, कौन से बैचेस हमने लेने होंगे। तो जब भी हमारे कमर्शियल बैचेस अगर अवेलेबल होते हैं तो सबसे पहले शुरू के 3 कमर्शियल बैचेस हमने स्टेबिलिटी में लोड करने होते हैं। लेकिन अगर कोई नया प्रोडक्ट है तो मिनिमम 3 पायलट बैचेस भी हम स्टेबिलिटी के लिए रख सकते हैं। और जब नए प्रोडक्ट के बैचेस रखते हैं तो हमें एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडीज़ एज वेल लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी स्टडीज़ दोनों के लिए रखना होता है। पायलट स्केल बैचेस जो है वो 1 लाख यूनिट के होते हैं और 1/10 ऑफ द बैच साइज विच एवर इज मोर, यानी दोनों में से 2 भी ज़्यादा होता है, उतना रखना चाहिए हमें। इस पर्टिकुलर बैचेस की जो है वो कुछ क्राइटेरिया और होते हैं कि ये पर्टिकुलर बैचेस जो है हमें कमर्शियल इक्विपमेंट पे ही कम साइज़ पे अगर बने हो
तो ज़्यादा सूटेबल है। जो इसकी फॉर्मुलेशन है, जो इसमें इक्विपमेंट का डिज़ाइन है, वो मिनिएचर हो सकता है आपका जो कमर्शियल स्केल के इक्विपमेंट्स है, लेकिन डिज़ाइन या टेक्नोलॉजी वाइज इनमें चेंजेस नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पता चला मुझे फाइनल प्रोडक्ट जो है वो मास मिक्सर पे लेना है, लेकिन जो इनिशियल जो लैब स्केल के ट्रायल या पायलट स्केल के ट्रायल्स जो है मैंने आरएमजी पे लिए हैं, तो उससे पूरी टेक्नोलॉजी ही चेंज हो जाएगी और उस स्टेबिलिटी स्टडीज़ का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा। देन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है वो भी सेम ही होना चाहिए। जो पायलट स्केल में हम यूज़ कर रहे हैं या जो लैब स्केल में यूज़ कर रहे हैं, सेम प्रिंसिपल्स जो है वो आपके कमर्शियल बैच में यूज़ होने चाहिए। देन कंटेनर क्लोजर सिस्टम शैल बी एज इंटेंडेड फॉर मार्केटिंग। तो आपका जो प्राइमरी कंटेनर और क्लोजर्स हैं वो सेम होने चाहिए। अगर आप किसी प्रोडक्ट को पीवीसी बॉटल्स और आरओपीपी कैप में लेने वाले हैं तो उसी में होना चाहिए, किसी को पैट बॉटल में लेने वाले हैं तो आपका स्टेबिलिटी भी उसी में होना चाहिए। जैसे अगर कोई टैबलेट्स अगर हम पीवीडीसी ब्लिस्टर्स में लेने वाले हैं तो उसकी स्टेबिलिटी भी पीवीडीसी ब्लिस्टर्स में ही होनी चाहिए। एलओएलयू में अगर लेने वाले हैं तो उसकी स्टेबिलिटी भी एलओएलयू में ही होनी चाहिए। देन स्टोरेज कंडीशंस फॉर स्टेबिलिटी स्टडीज़। तो हमने जैसे लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी स्टडीज़ और एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडीज़ की बात की और इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी स्टडीज़ भी होती है, तो इनके अलग अलग कंडीशंस क्या हैं। अगर मैं जोन 1 और जोन 2 की बात करूं तो लॉन्ग टर्म स्टोरेज कंडीशन जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 2 डिग्री एंड 65% RH प्लस माइनस 5% RH, या 30 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 2 डिग्री सेंटीग्रेड और 65% RH प्लस माइनस 5% RH। तो लॉन्ग टर्म में ये दो कंडीशंस हो सकती है। अगर 30 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 2% टेम्परेचर एंड 65% RH अगर हमने रखा है तो इंटरमीडिएट कंडीशन फिर ख़त्म हो जाती है, क्योंकि इंटरमीडिएट कंडीशन में भी यही टेम्परेचर एंड RH दिया हुआ है। अगर हमने इंटरमीडिएट पे सैंपल को इंक्यूबेट करना है तो वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 2 डिग्री एंड 65% RH प्लस माइनस 5% RH होगा। देन एक्सेलरेटेड के लिए जो हम सैंपल इंक्यूबेट करेंगे वो एक्सेलरेटेड के सैंपल्स जो है वो आपके 40 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 2 डिग्री सेंटीग्रेड और 75% RH प्लस माइनस 5% RH पे होने चाहिए। तो ये सारे स्टेबिलिटी कंडीशंस के बारे में ये सारा डिस्कशन था कि मुझे अगर जोन 1 जोन 2 के लिए स्टेबिलिटी करनी है तो कौन सी कंडीशंस पे रखने पड़ेंगे, जोन 4 के लिए अगर स्टेबिलिटी करनी है तो कौन सी कंडीशंस पे रखेंगे। फिर नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिकेशंस के बारे में कि हमें अगर जब हम स्टेबिलिटी टेस्टिंग में प्रोडक्ट की एनालिसिस करते हैं तो उसमें क्या क्या पैरामीटर्स हमने करने चाहिए। तो बेसिकली इसका थंब रूल ये है कि हमें वो पैरामीटर सिलेक्ट करने होते हैं स्टेबिलिटी टेस्टिंग में जो प्रोन टू चेंज है विथ रेफरेंस टू टाइम एंड स्टोरेज कंडीशन। मीन्स अगर मैं किसी टैबलेट का डायामीटर अगर देख रहा हूँ तो डायामीटर जो है वो प्रोन टू चेंज नहीं है, तो उसे मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंटेंट अगर किसी का चेक कर रहा हूँ तो एक बार यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंटेंट इस्टेब्लिश हो जाता है तो यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंटेंट हमें बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चेंज क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है एसए, चेंज हो सकता है वाटर कंटेंट, चेंज हो सकता है आपका जो भी डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स है या इम्प्योरिटीज़ है, तो ये सारे चेंज हो सकते हैं। आपका टैबलेट्स में जो है डिजोल्यूशन चेंज हो सकता है, माइक्रोबायोलॉजिकल पैरामीटर के प्रोफाइल में चेंज हो सकता है। तो ये सारे पैरामीटर्स हमने इसमें स्पेसिफिकेशन में इंक्लूड करने होते हैं और इसको एज पर हमारे स्टेबिलिटी प्रोटोकॉल हमने इसको एनालिसिस करना चाहिए। देन फ्रीक्वेंसी ऑफ एनालिसिस, ये पर्टिकुलर जो सैंपल्स हमने सिलेक्ट किए, सिलेक्शन ऑफ बैचेस भी हो गया, स्पेसिफिकेशन भी हो गया, तो हमने ये पर्टिकुलर जो सैंपल्स है ये किस फ्रीक्वेंसी पे एनालिसिस करने चाहिए। तो जो एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडीज़ है ये 6 मंथ की स्टडी होती है और एज पर ICH इसमें इनिशियल एनालिसिस होनी चाहिए, 3 मंथ्स के बाद में एनालिसिस होनी चाहिए और 6 मंथ्स के बाद में एनालिसिस होना चाहिए। और एज पर WHO भी सेम फ्रीक्वेंसी है, इनिशियल 3 मंथ्स एंड 6 मंथ्स। बहुत सारे लोग जो है इसमें 1 मंथ और 2 मंथ का ड्यूरेशन भी करते हैं, तो वो वॉलेंटरी आप चाहिए तो 1 मंथ 2 मंथ भी कर सकते हैं, लेकिन ये रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपका कोई प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है डिग्रेडेशन को,
तो हम ये ड्यूरेशन इंक्लूड कर सकते हैं कि 1 मंथ का ड्यूरेशन भी इंक्लूड कर दिया, 2 मंथ का भी इंक्लूड कर दिया, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। देन लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी स्टडीज़। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी स्टडीज़ में हम जो फर्स्ट ईयर होता है, जैसे इनिशियल 12 मंथ्स है, उसमें हमें इनिशियल 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 9 मंथ्स एंड 12 मंथ्स पे एनालिसिस करनी होती है। देन जब सेकेंड ईयर चालू होता है तो सेकेंड ईयर में हमें क्या करना होता है, सेकेंड ईयर में हमें 6 मंथली बेसिस पे, तो 12 मंथ के बाद में 18 मंथ्स एंड 24 मंथ्स पे एनालिसिस होती है। एंड जो थर्ड ईयर होता है उसमें ईयरली बेसिस पे, तो 24 मंथ्स के बाद में सीधे 36 मंथ्स पे और 48 मंथ्स पे, डिपेंडिंग ऑन हमारा एक्सपायरी पीरियड हम लोगों ने क्या रखना है, या हमें एक्सपायरी पीरियड कितना रखना है, क्या हमारा इंटेंट है कि हम 3 साल एक्सपायरी पीरियड रखना चाह रहे हैं, 2 साल रखना चाह रहे हैं, उसके हिसाब से हम इसकी स्टेबिलिटी करते हैं। और जनरल ट्रेंड ये है कि जो भी मेरी एक्सपायरी होती है उससे एक टाइम पॉइंट हम आगे तक के एनालिसिस करते हैं, ताकि यानी हमें एश्योरेंस रहे कि जो मेरी शेल्फ लाइफ मैंने असाइन की है, जो एक्सपायरी असाइन की है, वो सेफ है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट इसमें क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स। तो एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी का इंटरप्रिटेशन ये होता है कि एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी में कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होना चाहिए, तीनों बैचेस में किसी भी पैरामीटर में सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होना चाहिए। सिग्निफिकेंट चेंज क्या है हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी स्टडीज़ की रिक्वायरमेंट ये होती है कि जितने भी क्वालिटी पैरामीटर है हमारे, या जो भी स्पेसिफिकेशन हमने बनाया हुआ है, उसमें कोई भी पैरामीटर जो है वो आपका आउट ऑफ लिमिट नहीं जाना चाहिए। तो ये इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स है। इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स का अगर हम जानेंगे कि इसमें क्या क्या क्लॉज दिए हुए हैं, तो 5% चेंज इन एसए फ्रॉम इट्स इनिशियल वैल्यू। अगर 5% का एसए में चेंज होता है तो उसको हम सिग्निफिकेंट चेंज बोलते हैं। सपोज कीजिए कि मेरा इनिशियल एसए जो है 101% आया, तो अगर मेरे को 96% से नीचे अगर एसए 6 महीने में मिलता है तो वो मेरा सिग्निफिकेंट चेंज होगा। अगर मेरा 96% से ऊपर ही ऐसे होता है तो वो हमारा स्टेबिलिटी स्टडीज में पास हो जाएगा। एनी डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स एक्सीडिंग द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। कोई भी डिग्रेडेशन प्रोडक्ट है जैसे कि वो आपका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में नहीं आ रहा है, तो उसको भी हम सिग्निफिकेंट चेंज बोलते हैं। फेलियर टू मीट द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, अपीयरेंस, फिजिकल एट्रीब्यूट्स एंड फंक्शनैलिटी टेस्ट। कोई फंक्शनैलिटी टेस्ट है या फिजिकल एट्रीब्यूट्स में जैसे अपीयरेंस चेंज हो गया, या कोई क्रीम है वो लिक्विफाई हो गई, या फेस सेपरेशन हो गया, तो ये भी है जो है वो सिग्निफिकेंट चेंज में आता है। अगर कोई एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है पीएच की, अगर उसमें मीट नहीं कर रहा है तो वो भी सिग्निफिकेंट चेंज होता है। और सॉलिड ओरल डोसेज फॉर्म्स के लिए अगर डिजोल्यूशन जो है 12 टैबलेट्स का डिजोल्यूशन अगर मीट नहीं करता है तो दैट इज कॉल्ड एज सिग्निफिकेंट चेंज फॉर द प्रोडक्ट। देन एक्सट्रापोलेशन ऑफ शेल्फ लाइफ। इसमें स्टेबिलिटी स्टडीज़ जैसा Q1E के बारे में मैंने आपको बताया था कि Q1E में ये प्रोविज़न है कि हम स्टेबिलिटी स्टडीज़ के रिजल्ट्स को हम किस तरह से एक्सट्रापोलेट कर सकते हैं। तो उसके बेसिस पे क्या है कि अगर नो सिग्निफिकेंट चेंजेस इन एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडी है, 3 बैचेस के रिजल्ट मैंने देखा है, एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडीज़ में अगर कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है तो द प्रोपोज्ड रीटेस्ट ऑफ द शेल्फ लाइफ कैन बी अप टू ट्वाइस। तो जो भी मेरा रियल टाइम में मैंने कवर किया है स्टेबिलिटी ड्यूरेशन, उसका हम डबल करके दे सकते हैं। इसमें क्या चीज़ हो गई, एक तो चीज़ ये हो गई कि एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडी में कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होना चाहिए, और उसके बाद में जो मैंने रियल टाइम स्टेबिलिटी स्टडीज़ में या लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी स्टडीज़ में जितना ड्यूरेशन कवर किया है, अगर 9 महीने का कवर किया तो मैं उसको डबल कर सकता हूँ, 18 मंथ्स कर सकता हूँ। अगर 12 मंथ्स कवर किया है तो उसको 24 मंथ्स कर सकते। लेकिन इसमें एक और राइडर है कि ये जो डबलिंग है, ये डबलिंग जो है वो आपका +12 से आगे नहीं जाना चाहिए। अगर मैंने 18 मंथ्स कवर किए तो मैं 36 मंथ्स नहीं दे सकता हूँ, 18 + 12 ही दे सकता हूँ। 18 + 12 कितना होगा, 30 मंथ्स, तो मैं उतना दे सकता हूँ। तो ये एक्सट्रापोलेशन ऑफ शेल्फ लाइफ के लिए इसमें ये क्लॉज दिया हुआ है। इफ द सिग्निफिकेंट चेंजेस आर ऑब्जर्व्ड इन एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी देन इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी स्टडी शैल बी ट्रैक्ड। तो इसमें अगर जैसे बाय द वे अगर एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडीज़ में मेरे को अगर सिग्निफिकेंट चेंज मिल जाता है तो देन मुझे इसकी इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी स्टडीज़ जो है वो ट्रिगर करनी होती है। अगर मेरे लॉन्ग टर्म स्टोरेज कंडीशन ही 30 डिग्री 75% आरएच है, 30 डिग्री 65% आरएच है,
तो मेरे को फिर इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी की कंडीशन नहीं रहती और वो ऑप्शन नहीं रहता। लेकिन अगर मैं जोन 1 और जोन 2 के लिए अगर स्टेबिलिटी कर रहा हूँ, जिसकी स्टोरेज कंडीशन 25 डिग्री एंड 60% RH है, तो मैं अगर मेरा एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी में अगर प्रोडक्ट फेल हो रहा है तो उस टाइम पे मैं लॉन्ग टर्म इसका इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी स्टडीज़ को ट्रिगर कर सकता हूँ और उसको मैं 12 मंथ्स के लिए स्टडी करता हूँ, और उसके बाद में मैं एक्स्ट्रापोलेशन के जो Q1E में प्रोविजंस दिए हैं उसके हिसाब से एक्स्ट्रापोलेट कर सकता हूँ। और इसमें अगर नो सिग्निफिकेंट चेंजेस इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी स्टडीज आता है तो फिर क्या कर सकता हूँ मैं, द प्रपोज रिटेस्ट पीरियड और शेल्फ लाइफ कैन बी अप टू 1.5 टाइम्स, यानी जितना भी मैंने रियल टाइम स्टेबिलिटी स्टडीज या लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी स्टडीज में जो कवर किया है उसका मैं 1.5 से मल्टीप्लाई करके दे सकता हूँ। अगर 12 मंथ्स मैंने कवर किया है तो मैं 18 मंथ्स दे सकता हूँ। लेकिन ये जो भी एक्स्ट्रापोलेशन है ये +6 मंथ्स के बाहर नहीं जाना चाहिए, रियल टाइम में जितना कवर किया उसके +6 मंथ्स के बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर सिग्निफिकेंट चेंज मेरा अगर इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी स्टडीज़ में भी आ जाता है तो मैं शेल्फ लाइफ का एक्स्ट्रापोलेशन नहीं कर सकता हूँ। जो मैंने लॉन्ग टर्म स्टोरेज कंडीशंस में या रियल टाइम स्टोरेज कंडीशन में जो स्टेबिलिटी इस्टेब्लिश की है मेरे को उतना ही शेल्फ लाइफ में उसकी दे सकता हूँ। तो ये शेल्फ लाइफ एक्स्ट्रापोलेशन के बारे में क्लॉज था। देन स्टेबिलिटी कमिटमेंट्स, ऐसा नहीं होता है कि यानी स्टेबिलिटी एक बार हो गई तो उसके बाद में फिर हमारा वन टाइम एक्टिविटी है और उसके बाद में हमें कुछ नहीं करना होता है। स्टेबिलिटी कमिटमेंट्स में ये होता है कि अगर एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडीज़ अगर हमने 3 मंथ्स की अगर कहीं किसी एजेंसी को सबमिट की है, 6 मंथ का हमने एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडीज़ और रियल टाइम स्टेबिलिटी स्टडीज़ सबमिट की है किसी एजेंसी को, तो हमें कमिटमेंट देना होता है कि हम ये स्टेबिलिटी कंटिन्यू करेंगे और इसका जो भी अपडेटेड डेटा होगा वो एजेंसी को सबमिट करेंगे। और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी स्टडीज़ जो है प्रोडक्ट एक बार फाइनलाइज कमर्शलाइज होने के बाद में भी एट पीरियोडिक इंटरवल्स हम लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी स्टडीज़ करते रहेंगे। और किसी भी प्रोसेस में अगर चेंज होता है, मेजर इक्विपमेंट में चेंज होता है, प्रोसेस में चेंज होता है, फॉर्मुलेशन में चेंज होता है, तो देन हम एक्सेलरेटेड एंड लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी स्टडीज़ फिर से करेंगे। तो ये आफ्टर रजिस्ट्रेशन अगर कोई चेंज आता है, कोई भी जैसे रजिस्टर्ड कंडीशंस में अगर या एस्टेब्लिश कंडीशंस में अगर कुछ चेंज होता है तो देन हमें ये स्टेबिलिटी स्टडीज़ फिर से रिपीट करनी होती है। और जो हमने 6 मंथ का डेटा सबमिट किया है उसके बाद में भी हमें रेगुलेटरी एजेंसीज़ को कंप्लीट होने के बाद में डेटा सबमिट करना होता है और पीरियोडिक इंटरवल्स पे लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मेंटेन करनी होती है। अगर कोई फॉर्मुलेशन चेंज नहीं भी है तो भी ये इंश्योर करने के लिए कि हमारा जो फॉर्मुलेशन और प्रोसेस है वो इन लाइन विथ डिज़ाइन है। तो फ्रेंड्स ये था एक वीडियो डिस्कशन स्टेबिलिटी स्टडीज़ के बारे में। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा और आपको इसमें हेल्प, आपको डे टू डे वर्किंग में इससे हेल्प मिलेगी। अगर आपको पसंद आया है तो आप और लोगों से भी शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि यानी आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे जब भी नया वीडियो अपलोड होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।